स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीडीएम, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। गर्भावस्था से जुड़ी एक, मैं कहूँगा, बहुत ही आम लेकिन उतनी ही जटिल स्थिति। बिल्कुल आपने सही कहा, आम लेकिन जटिल, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास जो नोट्स हैं, हम उन्हीं के जरिए इस विषय की गहराई में उतरेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक क्लिनिकल सिनेरियो से। एक गर्भवती महिला आपके पास आती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि उसे जीडीएम है या नहीं। जी। और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे नोट्स बताते हैं कि ये तय करने की दो अलग अलग रास्ते हैं। दो रास्ते, एक ही मंजिल। हाँ, और ये अपने आप में ही एक दुविधा है ना? बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी दुविधा नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोजमर्रा की चुनौती है। नोट्स में दो प्रमुख दिशा निर्देशों का जिक्र है। कौन कौन से? एक है IADPSG, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी स्टडीज ग्रुप्स। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल वाला हो गया। हाँ, और दूसरा है DIPSI, यानी डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया। मतलब ये इंडिया का अपना है। जी, और इसे WHO का भी समर्थन है। तो दोनों ही बहुत मजबूत गाइडलाइंस हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर। हाँ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो तो दोनों में कॉमन है। तो फिर ये फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है कि हम नतीजों को देखते कैसे हैं। मतलब हमारा नजरिया क्या है? IADPSI जो है वो एक ज्यादा विस्तृत तरीका अपनाता है। विस्तृत कैसे? वो 3 अलग अलग वैल्यूज देखता है। एक तो फास्टिंग, मतलब खाली पेट, ठीक है। फिर ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद, और फिर 2 घंटे बाद। अच्छा, तो 3 रीडिंग्स लेते हैं। फास्टिंग के लिए कट ऑफ है 92 mg/dl, 92, 1 घंटे के लिए 180 और 2 घंटे के लिए 153। 153। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 3 में से सिर्फ एक वैल्यू का असामान्य होना भी जीडीएम का ठप्पा लगाने के लिए काफी है। बिल्कुल, और यहीं से पूरे बहस शुरू होती है। हाँ, क्योंकि इससे तो ओवर डायग्नोसिस का खतरा बढ़ जाएगा, है ना? हम उन महिलाओं का भी इलाज शुरू कर देंगे जिन्हें शायद हल्की फुल्की ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। IADPSG के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा सेंसिटिव है। कोई केस छूटेगा नहीं। हाँ, उनका मकसद हर उस मामले को पकड़ना है जिसमें बच्चे को थोड़ा भी खतरा हो सकता है। वो कहते हैं कि मिस करने से बेहतर है ओवर डायग्नोज करना। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल, दूसरा पहलू है DIPSI, जो खासतौर पर भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, DIPSI तो काफी सीधा और सरल लगता है। नोट्स के हिसाब से वो सिर्फ एक वैल्यू पर ध्यान देता है। जी, सिर्फ 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल। और उसका कट ऑफ भी अलग है, 140 मिलीग्राम पर लीटर। हाँ, 140। और ये जो अंतर है ना 153 और 140 का, ये सिर्फ 13 पॉइंट्स का अंतर नहीं है। इसका असर तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। इसका सीधा असर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ता है। सोचिए, भारत जैसे देश में अगर हम IADPSG का इस्तेमाल करने लगे तो कितनी और महिलाओं को GDM का लेबल मिल जाएगा। इलाज का बोझ, खर्च, मरीज की चिंता, सब बढ़ेगा। सब बढ़ेगा, लेकिन शायद हम कुछ और बच्चों को जटिलताओं से बचा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य नीति की बहस है, संवेदनशीलता चुने या व्यावहारिकता। सही बात है। और एक डॉक्टर के तौर पे ये फैसला लेना बहुत मुश्किल होता होगा। अच्छा, तो मान लीजिए हमने IADPSG से किसी को GDM डायग्नोस कर भी लिया, तो हम असल में उसे और उसके बच्चे को किन चीजों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल। नोट्स में आगे इसी पर बात की गई है, और कुछ चीजें तो वाकई काफी गंभीर हैं। सबसे पहले कॉन्जेनिटल अनोमलीज का जिक्र है। हाँ, जन्मजात विसंगतियां। क्योंकि अनियंत्रित शुगर जो है वो गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर में, जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, बिल्कुल उस समय ये एक टेराटोजिन की तरह काम करती है, मतलब जहर की तरह, और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्ची के दिल पर। और यहाँ नोट्स में मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्पेसिफिक का जो अंतर बताया गया है वो मुझे लगता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो जो सबसे आम कार्डियोवैस्कुलर समस्या है वो है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब दिल में छेद। हाँ, ये तो वैसे भी सबसे आम जन्मजात हृदय दोष है, तो इसका GDM के साथ ज्यादा मिलना वो समझ में आता है। हाँ, ये तर्क संगत है, लेकिन मुझे मोस्ट स्पेसिफिक वाली बात ज्यादा दिलचस्प लगी। वो है TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। जी। तो यहाँ विशिष्ट या स्पेसिफिक होने का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है।
देखिए, आम का मतलब है कि जीडीएम वाली 100 माताओं में से शायद ज्यादा बच्चों में आपको वीएसडी मिलेगा। ठीक है। लेकिन विशिष्ट का मतलब है कि अगर आपको किसी बच्चे में टीजीए मिलता है तो इसकी वजह जीडीएम होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये एक डायग्नोस्टिक क्लू की तरह है। बिल्कुल, ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा है जहां टीजीए एक मजबूत सुराग है जो सीधा मां की अनियंत्रित डायबिटीज की तरफ इशारा कर रहा है। सही कहा। मतलब ये एक तरह का रेड फ्लैग है। अगर किसी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को टीजीए मिलता है तो उन्हें तुरंत ऑब्स्टेट्रिशियन से पूछना चाहिए कि मां की जीडीएम स्क्रीनिंग हुई थी या नहीं। बिल्कुल यही। और अगर हम सभी विसंगतियों की बात करें तो नोट्स में एक और भी ज्यादा विशिष्ट मार्कर का जिक्र है। वो क्या है? कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम या सैक्रल एजेनेसिस। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। यह जीडीएम का लगभग हॉलमार्क माना जाता है। यह एक बेहद दुर्लभ लेकिन विनाशकारी स्थिति है। विनाशकारी? हाँ, इसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वो बनता ही नहीं है, ठीक से विकसित नहीं हो पाता। ओहो, तो इसके कारण बच्चे के पैरों, ब्लैडर और बाउल कंट्रोल पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। ये स्थिति जीडीएम के साथ इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है कि अगर ये मिलती है तो डायग्नोसिस लगभग पक्का हो जाता है। ये जानना ही डरावना है। तो ये तो हो गई जन्मजात बनावट की समस्याएं, लेकिन जीडीएम का असर सिर्फ बच्चे के बनने तक ही तो सीमित नहीं है, उसकी विकास पर भी है। जी बिल्कुल। नोट्स में आगे मैक्रोसोमिया का जिक्र है। हम सब मैक्रोसोमिया के बारे में जानते हैं, बड़ा बच्चा। हाँ, लेकिन क्या जीडीएम में होने वाला मैक्रोसोमिया किसी और वजह से होने वाले मैक्रोसोमिया से अलग होता है? मैंने कहीं पढ़ा है कि इसमें बच्चे के कंधों और धड़ पर ज्यादा फैट जमता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये सिर्फ बड़ा बच्चा होने की बात नहीं है, ये अलग तरह से बड़ा होने की बात है। अलग तरह से? हाँ, देखिए, माँ का बड़ा हुआ ग्लूकोज प्लेसेंटा पार करके बच्चे तक पहुंचता है। ठीक है। उसके जवाब में बच्चे का जो पैनक्रियाज है वो ज्यादा इंसुलिन बनाता है। और इंसुलिन तो एक ग्रोथ हार्मोन है। बिल्कुल, एक एनाबॉलिक हार्मोन। ये बच्चे के लिवर, दिल, मांसपेशियों को तो बड़ा करता ही है, पर साथ ही कंधों और पेट के ऊपरी हिस्से में असमान रूप से फैट जमा करता है। अच्छा, तो इसी वजह से जीडीएम वाले मैक्रोसोमिक बच्चे का सिर तो डिलीवरी के दौरान निकल जाता है, लेकिन उसके चौड़े कंधे मां की प्यूबिक हड्डी के पीछे फंस जाते हैं। और तब होती है शोल्डर डिस्टोशिया, हर ऑब्स्टेट्रिशियन का सबसे बड़ा डर। कौशमार, एक बुरा सपना। ये एक सच्ची ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। हाँ, जहां हर सेकंड मायने रखता होगा। बिल्कुल। बच्चे को हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, जिसे एब्स पाल्सी कहते हैं। और माँ को भी खतरा होता है? माँ को गंभीर पेरिनियल टियर या पोस्टपार्टम हेमरेज का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए जीडीएम में मैक्रोसोमिया का अनुमान लगाना और डिलीवरी की योजना बनाना इतना जरूरी हो जाता है। इससे जुड़ी एक और बात नोट्स में है, लिक्वर पॉलीहाइड्रामनियोस। जी, लिक्वर शब्द कई बार जूनियर डॉक्टर्स को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड से है। बिल्कुल, लिक्वर एमनियाई। पॉलीहाइड्रामनियोस का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड का जरूरत से ज्यादा होना। और इसका क्या कनेक्शन है जीडीएम से? इसका सीधा संबंध फीटल पॉलीयूरिया से है। मतलब बच्चा ज्यादा पेशाब करता है। ज्यादा पेशाब क्यों? जब बच्चे का ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से उसे पेशाब भी ज्यादा आता है। और गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य स्रोत बच्चे का यूरिन ही है। अच्छा, तो ज्यादा शुगर, ज्यादा पेशाब, ज्यादा फ्लूइड। बिल्कुल, ये एक साइकिल बन जाता है और ये भी प्रीटर्म लेबर जैसी जटिलताओं का एक मार्कर बन जाता है। चलिए, अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर आ गया, लेकिन जीडीएम का असर यहाँ खत्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स में नियोनेटल जटिलताओं का जिक्र है, जिसमें सबसे ऊपर है फीटल हाइपोग्लाइसीमिया। जी, या कहें नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ये विरोधाभास हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करता है। माँ को हाइपरग्लाइसेमिया है और बच्चा जन्म के तुरंत बाद हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि बच्चा 9 महीने तक एक शुगर पार्टी में रह रहा था। शुगर पार्टी, ये अच्छा है। हाँ, उसे लगातार जरूरत से ज्यादा शुगर मिल रही थी, तो उसका शरीर, खासकर उसका पैनक्रियाज, उस पार्टी के हिसाब से ढल गया था। मतलब वो बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहा था। ठीक है। अब जन्म के साथ ही जैसे ही गर्भनाल काटी जाती है, वो पार्टी अचानक खत्म हो जाती है। शुगर की सप्लाई बंद? एकदम बंद। लेकिन बच्चे का शरीर, उसका पैनक्रियाज अभी भी पार्टी मोड में है। वो धड़ल्ले से इंसुलिन बनाए जा रहा है। और वो हाई इंसुलिन?
वो हाई इंसुलिन बच्चे के खून में बची कुची शुगर को भी तेजी से खत्म कर देता है और नतीजा होता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है ना? बहुत ज्यादा। नवजात शिशु के दिमाग के लिए ग्लूकोज ही एकमात्र ईंधन है। अगर वो कम हो जाए तो बच्चे को दौरे पड़ सकते हैं या लंबे समय के लिए न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए जीडीएम वाली माँ से जन्मे बच्चों का ब्लड शुगर जन्म के बाद इतनी सख्ती से मॉनिटर किया जाता है। सही बात है। और सिर्फ शुगर ही नहीं, नोट्स में कैल्शियम की कमी, डाउन CA+ का भी जिक्र है। जी, हाइपोकैल्सीमिया। इसका मैकेनिज्म थोड़ा जटिल है, लेकिन यह भी माँ की डायबिटीज से जुड़े हार्मोनल असंतुलन से ही जुड़ा है। यह बच्चे के पैराथायरॉयड फंक्शन को दबा सकता है। तो मतलब शुगर, कैल्शियम, बिलिरुबिन, इन सब पर नजर रखनी पड़ती है। जी, इन बच्चों की बहुत करीबी निगरानी की जाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक छोटी सी नोट शीट हमें GDM की पूरी कहानी बताती है। हाँ, शुरू से आखिर तक। ये कहानी एक डायग्नोस्टिक दुविधा से शुरू होती है, जहां हमें IAD-PSG की संवेदनशीलता और डिप्सी की व्यवहारिकता के बीच चुनाव करना होता है। फिर ये कहानी गर्भ में पल रहे बच्चे के सामने आने वाले खतरों तक जाती है, VSD जैसी आम समस्याओं से लेकर जैसे हाइपोग्लाइसेमिया पर खत्म होती है। ये सारी जानकारी इस एक बात पर जोर देती है कि गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर की नियमित जांच और सही नियंत्रण माँ और होने वाले बच्चे दोनों के भविष्य की स्वास्थ्य कहानी लिखने में कितना महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। बिल्कुल। और ये हमें उस शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है, लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ। हाँ, ये सब जानने के बाद एक सवाल विचार करने के लिए रह जाता है। जब निदान के लिए 2 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय मानक मौजूद हैं, तो एक प्रैक्टिशनर जो शायद एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठा है, उसे क्या करना चाहिए? सही सवाल है। क्या उसे उस गाइडलाइन को अपनाना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा मामलों को पकड़ती है, या उसे जो उसके संसाधनों के लिए ज्यादा व्यवहारिक है? और इस चुनाव का किसी एक मरीज की जिंदगी और स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे सिस्टम पर क्या और कितना असर पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।